हेलो दोस्तों, अलमदद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम है, खुशामदीद है। आज हम फिर एक नए चैप्टर लेके आए हैं आपके सामने और वो चैप्टर है अध्याय 6 क्लास 10th, जो कि आपको काव्य खंड का। तो चलेंगे और आपको पाँच चैप्टर आपका पूरा पढ़ा दिया गया है। उसका हिंदी भी कर दिए हैं बाबू। आप अगर नहीं देखे हैं तो वो जा कर के आप हमारे चैनल पे जा कर के जुड़ के देख सकते हैं। उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको कवि पर बताया गया है और है जो कवि ने जो चैप्टर लिखा है, अध्याय लिखा है, वो सब चैप्टर का बारी बारी से आप जा कर के देख सकते हैं। उस सब में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, व्याख्या किया हुआ है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अध्याय 6। देखेंगे कवि परिचय में जनतंत्र का जन्म, ये आपका कविता है और इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के कवि परिचय क्या है बाबू? तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो राष्ट्र कवि कहलाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर क्या कहलाते हैं बाबू? तो रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि कहलाते हैं। जिस तरह से महात्मा गांधी बापू कहलाते हैं, राष्ट्रपिता कहलाते हैं और भी कई नामों से जाने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार है जो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं। आगे चलेंगे। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ बाबू? तो सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। अगर जन्म आ जाए आपके एग्जामिनेशन हॉल में कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो सिमरिया, बेगूसराय। और बेगूसराय है कहाँ? तो बिहार में। निधन कब हुआ बाबू? तो निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर का निधन हो गया। 24 अप्रैल 1974 याद रखिएगा। माता का नाम है बाबू मनरूप देवी, पिता का नाम है रवि सिंह। तो बताइए, ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या है? तो मनरूप देवी और पिता का नाम है रवि सिंह। इनके प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास में हुई। मतलब इनकी जो प्रारंभिक शुरुआती जो कह सकते हैं कि शिक्षा जो प्राप्त की है, जिस तरह से हम लोग बाबू या आप लोग अभी गांव में ही हमारे उम्मीद के अनुसार हमारे अनुसार आप गांव में, हम आशा करते हैं कि आप गांव में ज्यादातर बच्चे बिहार बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है वो रामधारी सिंह दिनकर अपनी प्रारंभिक शिक्षा गाँव पे और उसके आसपास प्राप्त किए। 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किए। आपका ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर कितने ईस्वी में मैट्रिक पास किए? 1928 ईस्वी में। किस कॉलेज से? तो रेलवे हाई स्कूल से। कॉलेज नहीं बाबू, रेलवे हाई स्कूल से। मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए। 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए पास किए। याद रखिएगा, 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास सब्जेक्ट में ये बीए पास किए, बीए ऑनर्स किया। कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर। 1928 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किए रेलवे मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। और 1932 ईस्वी में बीए ऑनर्स इतिहास है जो बीए ऑनर्स किए इतिहास में, जो कि पटना कॉलेज से। एचई स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक रहे। पूछेगा कि रामधारी सिंह बताइए प्राध्यापक थे या प्रधानाध्यापक थे कौन से स्कूल में? तो एचई स्कूल बरबीघा में। याद रखिएगा। आगे चलेंगे दोस्तों। जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर थे। सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर कहाँ थे बाबू? तो जनसंपर्क विभाग में। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है बाबू, इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिएगा इसको, कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे? वो बिहार विश्वविद्यालय में रहे, हिंदी के प्रोफेसर। आगे चलेंगे। भागलपुर विश्वविद्यालय ने उप कुलपति के पद पर रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे। तो ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है क्वेश्चंस बाबू के बताइए रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो भागलपुर विश्वविद्यालय में क्या रहे? तो उप कुलपति के पद पर रहे। आगे चलेंगे। रामधारी सिंह एक ऐसा चैप्टर है बाबू कि इससे ऑब्जेक्टिव आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। हो ही नहीं सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर से आपका एग्जामिनेशन हॉल में ऑब्जेक्टिव ना आए। आगे चलेंगे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है बाबू। प्रणभंग है, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। रेणुका है,
हुंकार है, रसवंती है, कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को, हरिनाम आदि इनकी प्रमुख है काव्य कृतियां हैं। काव्य कृति में अगर आपसे पूछ सकता है तो बाबू रेणुका पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है। आपका रसवंती पूछ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुरुक्षेत्र आ सकता है। उर्वशी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत प्रसिद्ध इनकी कविता का नाम है उर्वशी। उसके बाद है आपको रश्मिरथी भी पूछ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 1 मैंने लगाया, 2 लगाया, 3 4 5 पर हमने टिक आउट किया है बाबू। इसको जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे और याद रखेंगे कि रामधारी से दिनकर की 5 कविता हैं, 5 कविता प्रमुख हैं। इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इससे आपको यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। आगे चलेंगे गद्य कृतियां में। तो गद्य कृतियां मिट्टी की ओर है, अर्धनारीश्वर है, संस्कृति के 4 अध्याय, ये इम्पोर्टेंट मानिएगा। संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें है जो ज्ञानपीठ अवार्ड भी, यहाँ साहित्य अकादमी अवार्ड भी प्राप्त है बाबू। तो याद रखिएगा संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका है, बट पीपल है, शुद्ध कविता की खोज है, दिनकर की डायरी है। तो ये गद्य कृतियां हैं, मतलब गद्य की है जो कृतियां हैं यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें याद रखिएगा मिट्टी की ओर इम्पोर्टेंट है, संस्कृति के 4 अध्याय ये आपका इम्पोर्टेंट है बाबू गद्य कृति में। बट पीपल है जो बहुत महत्वपूर्ण है, बट पीपल। उसके बाद है शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी। तो इसमें 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछ सकता है बाबू की मिट्टी की ओर और संस्कृति के 4 अध्याय और बट पीपल। ये 3 को ज्यादा याद रखेगा, आपके एग्जामिनेशन हॉल में हो सकता है देखने को मिल जाए। आगे चलेंगे, संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी प्राप्त है, ये इम्पोर्टेंट है, आप तुम रट लीजिएगा। संस्कृति के रट नहीं बल्कि ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। रटना हम तो नहीं सिखा सकते हैं क्योंकि रटना है जो वो मतलब पढ़ाई नहीं हो सकता है। रटना रट करके आप 1-2 दिन याद रख सकते हैं, 4-5 रोज, लेकिन रटना पढ़ाई का अर्थ नहीं है बल्कि समझ करके है जो पढ़ना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ाई होता है। तो संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी प्राप्त है। संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी प्राप्त है, याद रखिएगा। उर्वशी पर, उर्वशी काव्य कृतियां पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो गया है बाबू। उर्वशी जैसी कविता पर इन्हें ज्ञानपीठ प्राप्त है और संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। ये दोनों याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। आगे भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण पुरस्कार, भारत सरकार के तरफ से रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है बाबू। तो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर को सरकार की तरफ से क्या, भारत सरकार की तरफ से क्या मिला है, तो पद्म भूषण पुरस्कार को से सम्मानित किया गया है। ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं, याद रखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जो है वो छायावाद के प्रमुख कवि हैं। कैसे है कवि हैं, तो छायावाद के प्रमुख कवि हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आता है बाबू कि रामधारी सिंह दिनकर जो कविता लिखने के लिए शुरू किए वो कितने के दशक में शुरू किए, तो 30 के दशक में। कितने के दशक में, 30 के दशक में एक कविता लिखना शुरू कर दिए बाबू। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया बाबू। अगर आपने ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखा होंगे तो एक भी आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से नहीं छूट सकता है, आपके एग्जामिनेशन हॉल में इतना जरूर कर सकते हैं आपसे। तो चलेंगे अब हिंदी करेंगे, जनतंत्र का जन्म, इसको हिंदी इसका अर्थ समझेंगे। जनतंत्र का जन्म में कविता में रामधारी सिंह दिनकर क्या कहना चाहते हैं। ठीक है बाबू, रामधारी सिंह दिनकर है जो अपने जनतंत्र का, ये मेरे पास किताब है आपका बिहार बोर्ड का, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे जनतंत्र का जन्म। तो जनतंत्र का जन्म कविता है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता। देखिए बाबू, कविता है जो बहुत ही कि उस समय की बात कही जा रही है जिस समय हम जनतंत्र मतलब लोकतंत्र मतलब जनता का जो हमारे भारत में है, जनतंत्र का शासन है, मतलब लोकतंत्र का शासन है, और लोगों का द्वारा चुना जाता है बाबू। किसी भी विधायक को, किसी भी हम लोग अपने लोकतंत्र एक साथ होकर किसी वोट दे करके हम चुनते हैं, चाहे वो विधायक हो या और कोई भी पद हो नेता का। तो जनतंत्र का जन्म यही कहा गया है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठे,
कहते हैं कि सदियों मतलब कई सालों की जो ठंडी बुझी राख गुड़गुड़ाहट है, कई सालों से जो जनता बैठी हुई थी या जो जनता में कोई हलचल नहीं था हुआ था, लगता है कि आज और वही जनता जो राख के तरह थी, मतलब उसमें कोई हलचल नहीं था, वही जनता में लगता है कि आज जान आ गया है। सुगोगा उठी मतलब जान आ गया है। मिट्टी सोने का ताज पान इठलाती है। कहने का यहाँ तात्पर्य है कवि को कि मिट्टी जो जिसके साथ है जो पांव तले दुनिया रौंदती थी, उसे कुछ नहीं समझते थे, वही मिट्टी आज सोने का ताज पहन रही है। मतलब वही मिट्टी आज सोने के समान हो गई है, वही मिट्टी सोने का समान हो गई है, और वही मिट्टी है जो ताज पहनकर इठला रही है। ताज पहनकर है जो ताज पहनकर है जो क्या कर रही है, तो इठला रही है, यानी कि अपने आप पर नाश कर रही है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी बहुत है जो क्या हो गया बाबू, कीमती हो गया। दो राह समय के रथ का घर घर ना सुनो। कहते हैं कि दो समय, उस समय की बात कर रहे हैं कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। घर नाद सुनो मतलब होता है स्वर या ध्वनिहीन, यानी कि दो ही समय था उस समय, जिस समय बाबू जनतंत्र जिस समय क्या था, तो हमारा भारत है जो आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय की यहाँ बात की जा रही है कि दोराह समय के रथ का घर घर ना सुनो, यानी कि दो ही समय था जिसमें स्वर हो गया था, ध्वनिहीन हो गया था, और सिंहासन खाली करो के जनता आती है। कहते हैं कि अब सिंहासन पे है जो कोई राजा नहीं बैठेगा, अब है जो कुर्सी पर कोई है जो बड़ा आदमी नहीं बैठेगा, अब है जो जनता आ रही है उस सिंहासन पर बैठने के लिए। कौन आ रही है, तो जनता आ रही है, और वही जनता है जो अब अपने में ही किसी को वो चुन करके बैठा सकती है, मतलब सिंहासन करने के लिए। तो कहते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, मतलब अब सिंहासन पे कोई बड़ा व्यक्ति नहीं रहेगा, कोई बड़ा इंसान नहीं रहेगा, बल्कि अब जनता का सरकार रहेगा। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग में लगे सांप को चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। कहते कि हाँ वही जनता जिसको मिट्टी की अबोध मूर्त कहा जाता था, यानी कि वो वही जनता जिसको कहा जाता था कि भी मिट्टी की अबोध मूर्त है, यानी कि मूर्ति को हम कह सकते हैं कि वो मूर्ति जो जिसके अंदर हलचल नहीं होता है, वो जिसके अंदर कुछ नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, मूर्ति कहते हैं। जो कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है, सिर्फ देख के खड़ी है। तो उस समय की बात की जा रही है जिस समय हम लोग आज़ाद थे बाबू, हम लोग अंग्रेजों के सामने कुछ बोल नहीं पाते थे, कुछ है जो अपने ख्वाहिशों को, कुछ अपनी तमन्नाओं को है जो किसी से शेयर नहीं करते थे। वही कहते वही जनता जो मिट्टी की अबोध मूर्त थी, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, और वही जनता जो जाड़े को भी सहती है, और सारे चीज़ों को जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, मतलब सदा जाड़े की और जाड़े को सहने वाली, मतलब वही जनता है जो जाड़ों को भी सह लेती है, पाले को भी सह लेती है। जब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे, कहते हैं कि जब जिस्म के अंग अंग में, छोटे छोटे अंग में या जिस्म के सभी अंग में वैसा हो गया था, वैसा जनता लोगों को चूस रहे थे। कौन, बड़े लोग। तो कहते हैं कि जब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे, वैसा लग रहा था कि चारों तरफ से जनता को है जो सांप है उसके अंगों को चूस लिया है, उसके अंगों में है जो शोषण किया जा रहा है बड़े लोगों के द्वारा, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। हाँ वही जनता जो दर्द तो हो रहा है लेकिन मुंह खोल के किसी को अपना दर्द कह नहीं रहा है। क्या नहीं कह रहा है, तो अपने दर्द को बता नहीं रहा है, वही जनता। जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम। कहते हैं कि वही जनता जिसके अंदर लंबी बड़ी जीभ है, लेकिन वो अपनी जीभ के द्वारा है जो किसी को अपना दर्द बता नहीं रही है। जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। कहते हैं कि जनता, रामधारी से दिनकर कहते हैं कि जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, बड़ी पीड़ा सहती है। हम जानते नहीं है जी कि कोरोना वायरस में देखिए कि किसी बड़े लोग पर कोई असर पड़ा होगा, हमारे अनुसार तो नहीं पड़ा होगा बाबू। हाँ हम जनता को बहुत ज़्यादा असर पड़ा, हमारे खाने के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, रहने के ऊपर। तो वही जनता जो बड़ी वेदना सहती है, मतलब बड़ी पीड़ा सहती है, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है। जनमत लोग मतलब अधिकार, मतलब जनता का क्या अधिकार है या जनता का क्या कहना है इस पर। है प्रश्न गुड, मतलब कहते हैं है प्रश्न तो बहुत अच्छा है, जनता इस पर क्या कहती है।
मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं। कहते हैं कि जनता को मान लो जो फूल है, क्या है, जनता को क्या मान लिया जाता था, वो पहले जनता को फूल मान लिया जाता था, जिसको कुछ भी करो कोई एहसास ही नहीं होता। पहले जिस समय हमारा भारत आज़ाद नहीं था, गुलाम था बाबू, तो उस समय की बात की जा रही है कि मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, यानी कि वही जनता जिसको फूल माना गया और उसमें कोई एहसास नहीं है, कुछ भी उसके साथ तुम कर लो, कुछ भी वो बोल नहीं सकता है, कुछ भी वो मतलब तुम्हें कर नहीं सकता है। तो जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। कहते हैं कि जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। कहते हैं कि जब चाहो जनता के साथ है जो अपना हार बना के जनता को पहन लो, या जब चाहो जनता को है फूल बना कर, फूल के समान समझ के है जो उसे अपने सिर से उतार लो। कहते हैं कि जनता को जैसा चाहो उस तरह से है जो पहले है जो व्यवहार किया जाता था जनता के सामने बाबू। एक फूल के समान समझा जाता था जनता को, चाहे तो अपने फूल बना करके माला पहन लो जनता को, या चाहे तो उसको इस्तेमाल करके छोड़ दो। तो उस समय की बात की जा रहा है जिस समय बाबू हमारा भारत आज़ाद नहीं था, यानी कि हमारा भारत गुलाम था। सोचो बाबू कितना बड़ा, कितना दुख की बात है कि जनता को कितना दुख दिया जाता था। अथवा कोई दूधमोही जिसे बहलाने के, मतलब कोई दूधमोही बच्चा जिसे हम लोग बहला देते हैं, फुसला देते हैं कुछ 4 सीमित खिलौने दे करके। जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौने में, मतलब कहते हैं चाहे तो वो जंतर मंतर की बात कह देते हैं, या तो 4 खिलौने दे करके हैं कोई दूधमोही बच्चा के तरह है जो हम लोग, या दूधमोही बच्चा को हम लोग जिस तरह से फुसला देते हैं, सहला देते हैं, ठीक उसी प्रकार है जो जनता को भी पहले दूधमोही बच्चा के समान है जो फुसलाया जाता था, और उसे 4 खिलौनों में सीमित के 4 खिलौनों के समान है जो समझा जाता था। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं। कहते हैं कि भूडोल मतलब धरती का हिलना या डोलना, या कह सकते हैं भूकंप। तो जब धरती हिलता था बाबू तो बवंडर उठते हैं। कहते हैं कि जब धरती का हिलना डोलना होता था तो उस समय बवंडर उठता था। जनता जब को पागल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है। कहते हैं कि जनता जब क्रोध में आती है, जनता जब गुस्से में आती है बाबू, तब वो अपना भाव को चढ़ाती है। इस तरह से भाव को चढ़ाती है। तो कहते हैं कि जनता जब को पाकुल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है, यानी कि जनता जब गुस्से में आती है, क्रोध में आती है, तो अपनी भ्रुकुटी अपनी भाव को चढ़ाती है। दोहरा समय के रथ का घर घर ना सुनो। कहते हैं कि 2 ही समय था उस समय। क्या था? 2 ही रास्ता था, या तो अपने स्वर को ध्वनिहीन कर लो, अपनी आवाज को मध्यम कर लो, या सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कहते हैं कि जो सिंहासन पे बड़े लोग बैठे हुए हैं वो अपना हमारे सीट को खाली कर दें। अब बड़े लोग सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं, यानी कि अब बड़े लोग राज नहीं कर सकते हैं, बल्कि अब जनता का राज रहेगा और जनता ही अपना कोई नेता चुनेगी। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। अगला स्टेंजा में, अगला पंक्ति में कहा गया बाबू कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। हुंकारों मतलब यहाँ पर कहा गया कि अगर जनता आवाज लगा दे, जनता हुंकार दे, तो महल में जो बैठे नेता लोग हैं या महल में बैठे जो राजनीतिक करने वाले लोग हैं, उसकी है जो महल की जो समतल सतह है वो उखड़ जाएगी। मतलब जनता में इतना दम है बाबू कि अगर वो आवाज लगा दे या हुंकार कर दे तो महल में जो बैठे लोग हैं उसकी है जो सतहें उखड़ जाएगी उनकी आवाज से। सांसों के बल से ताज हवा में उठता है। कहते हैं कि वो अगर सांस ले ले जनता सब मिलके तो उनके बल से हवा में ताज यानी हवा में मुकुट भी सजा सकते हैं। कहते हैं कि सांसों के बल से, यानी कि सांसों के बल पे जनता अगर अपना सांस ले ले सब मिल करके तो ताज हवा में उठता है, मतलब है जो मुकुट भी हवा में उठा सकते हैं, ये कहा गया है। जनता ही रोके राह समय में ताव कहाँ। कहते हैं कि जनता के राह में है जो समय में वो ताव कहाँ रहा, वो हिम्मत कहाँ रहा, वो हिम्मत कहाँ रहा, वह जिधर चाहती काल उधर ही मोड़ता है। कहते हैं जनता की रोके राह, मतलब कोई अगर जनता के राह को रोक ले, समय में ताव कहाँ, और वो समय जिस समय जनता को अगर रोक ले और जनता चाहे तो वो जिधर चाहे जनता उधर ही काल को मोड़ सकता है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है बाबू कि अगर जनता चाह ले तो है जो सिंहासन बड़े लोगों को है जो
मुंहतोड़ जवाब दे सकता है बाबू। यानी कि सिंहासन से है बड़े लोगों को यहाँ पर हटाने की बात की गई है और कहा गया है कि यहाँ पर जनता का शासन रहेगा, बल्कि कोई बड़े लोग है जो अब सिंहासन पर नहीं बैठेगा, बड़े लोगों को सिंहासन पर से हटाने की बात कही गई है। और जनता जिधर चाहे बाबू उधर है जो अपना काल यानी कि अपना समय और समय को मोड़ सकता है। यहाँ पर अब्दो शताब्दियों शतवाद का अंधकार कहते हैं। अब्द मतलब आपकी किताब में दिया गया बाबू वर्ष या साल दिया गया है, तो कहते हैं कि वर्षों शताब्दियों शतवाद का अंधकार है, यानी कि वर्षों साल से कई सालों से शताब्दियों से आपके मतलब अंधकार ही अंधकार है। मतलब जनता को कह रहा है कि कई सालों से कई शताब्दियों से जनता है जो अंधकार ही अंधकार में है। उसके बाद आगे चलेंगे, आगे पंक्ति में है कि बीता गवाच अंबर के दहके जाते हैं। कहते हैं गवाच मतलब बड़ी खिड़की होती बाबू। कहते हैं कि बीता गवाच यानी कि बड़ी खिड़की है, अंबर के दहके जाते हैं। अंबर मतलब आकाश के तौर पे दहक उठते हैं जब है जो बीता गवाच मतलब बड़ी खिड़की जो है, बड़ी खिड़की के समान है जो यहाँ अंबर यानी कि आकाश के दहके जाते हैं। या और नहीं कोई जनता के स्वप्न जाए। कहते हैं कि यह और नहीं कोई जनता मतलब जनता के स्वप्न क्या हो जाएगा, अजय हो जाएगा और चिरते तिमिर का बच उमड़ते आते हैं। कहते तिमिर मतलब अंधकार, मतलब अंधकार का बच है जो उमड़ते आते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत कहाँ पहुंचा है। कहते हैं कि जनतंत्र यानी कि जनता का शासन जो है वो जगत में संसार में अब आ पहुंचा है और विराट हो गया। विराट मतलब बड़ा सबसे विराट सबसे बड़ा जनतंत्र जगत का आ पहुंचा है, यानी कि जनता का संसार में अब क्या हो गया है, तो जनता का संसार में अब जनमत आ पहुंचा है। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। कहते हैं 33 मतलब 33 कोटि माने करोड़, तो कहते हैं 33 करोड़ हित सिंहासन तैयार करो। कहते हैं कि अब एक सिंहासन से काम नहीं चलेगा रामधारी से दिनकर। अब जितना जनता है बाबू 33 करोड़ अगर जनता थी उस समय जिसमें भारत आजाद नहीं हुआ था, तो 33 करोड़ जनता है और उतना ही सिंहासन को तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। कहते हैं कि आज राजा का अभिषेक नहीं होगा, तिलक चंदन आज राजा का नहीं होगा बल्कि प्रजा का होगा, यानी कि जनता का आज अभिषेक होगा। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। और कहते हैं कि अब कोई राजा या का अभिषेक नहीं होगा, अब कोई राजा को सिंहासन पे या कोई बड़े नेता को सिंहासन पे नहीं बैठाया जाएगा, बल्कि 33 करोड़ जो जनता है उसके सिर पर अब मुकुट धरा जाएगा, उसके सिर पर अब ताज धरा जाएगा, उसके जिम्मे में अब क्या धरा जाएगा, तो कुर्सियां धरी जाएगी, सिंहासन धरी जाएगी कि अब तुम ही है जो सिंहासन को चलाओ। आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख। देखिए बहुत ही छंद जो दिया गया है, ये पंक्ति दिया गया है वो बहुत ही अच्छा पंक्ति है बाबू। यहाँ पर समझिएगा कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। हम लोगों को कभी कहते हैं रामधारी से दिनकर कि आरती लेके तुम किसे ढूंढते हो, कहाँ ढूंढते हो, मंदिर में, मंदिरों में, राज प्रसादों में, तहखानों में। कहते हैं कि तुम मंदिर में ढूंढते हो, राज प्रसादों में ढूंढते हो, तहखानों में ढूंढते हो। कहते हैं कि ऐ बंदे तो आरती जैसे लिए किसे ढूंढता है। और हम लोगों के क्या कह रहे हैं, मूर्ख कहे हैं कि तुम मूर्ख हो जे आरती लिए तुम ढूंढते हो मंदिर में, राज प्रसादों में, तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि आरती लिए तो बंदे ढूंढता है अपने देवता को, अपने अल्लाह को, अपने ईश्वर को ढूंढता है, तो तुम कहाँ ढूंढो, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं। देवता को अगर तुमको ढूंढना है तो जो सड़क पर है, जो बहुत मेहनत करके है बाबू, जो गिट्टी तोड़ता है वो देवता के समान है। देवता मिलेंगे खेतों में, खलियानों में। कहते हैं कि देवता कहाँ मिलेंगे, तो देवता खेत में मिलेंगे तुमको, देवता खलियान में मिलेंगे। आपको अगर ऑब्जेक्टिव आ सकता है बाबू कि बताइए कि देवता ... कहाँ मिलेंगे, तो देवता खेत और खलियानों में मिलेंगे। उसके बाद है देवता कहाँ मिलेंगे, तो सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं जो देवता मिलेंगे। आगे चलेंगे बाबू और लास्ट कविता का लास्ट आपका छंद है कि फावड़े हल राजदंड बनने को है। कहते हैं फावड़े हल जो है, राजदंड मतलब शासन करने का अधिकार। तो फावड़े और हल जो है, हल जिससे जोता जाता है खेत को बाबू, और फावड़े भी एक प्रकार के कह सकते हैं कि मिट्टी को जोतने वाली आला,
या औजार। तो फावड़े और हल राजदंड बनने को है, कहते हैं कि फावड़े और हल जो है वो शासन करने का अधिकार है जो वो बनने को है। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, यानी कि मट मैलापन। धूसरता मतलब मट मैलापन। तो धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, यानी कि मट मैलापन से श्रृंगार सजाती है। दोराह समय के रथ का घर का ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कहते हैं कि अब वो समय नहीं रहा जिस समय जनता को क्या समझा जाता था, तो जनता को है जो एक फूल के समान समझा जाता था, और जो चाहे जनता को जिस तरह से जैसा चाहे वो जनता को क्या कर लिया जाता था बाबू, तो अपने ऊपर ढाल लिया जाता था। तो वो समय अब खत्म रहा, बल्कि अब सिंहासन पे जो बड़े लोग, बड़े नेता लोग बैठे हुए हैं, उसको अब सिंहासन पे खाली करना होगा, और सिंहासन पे अब जनता का शासन रहेगा। जनता सिंहासन पर बैठ के है, जनता खुद है जो शासन करेगी। और इसी तरह से आपका जनतंत्र का जन्म कविता है जो बाबू समाप्त होता है। ठीक है, तो आपका जनतंत्र का जन्म जो है एक कविता आपको समाप्त हो गया। कैसा लगा आपका एक्सप्लेनेशन हिंदी में, वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाबू इस तरह हम आपको रोज़ है जो मेहनत करके एक वीडियो रोज़ है जो आपको बना करके दे रहे हैं आपके एग्ज़ाम को देखते हुए। तो आप मेरी मेहनत को देखिए, और जो भी कमी है, त्रुटि है, वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।